Hello my dear students, today I will start medieval history of India for PT examination, 67th BPSC PT examination. How are you? Yes, just I am starting this topic, medieval history of India, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है। आज मैं आप सभी को इसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम आपको ये बतलावें कि जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा है, इसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड। आफ्टर दैट योर रिजल्ट विल कम, अदरवाइज योर रिजल्ट विल नॉट कम। व्हाई? इसका आंसर यही है कि कंपटीशन का मूल उद्देश्य होता है संतुलित तैयारी, बैलेंस्ड प्रिपरेशन, तभी जाकर के आप रिजल्ट दे सकते हैं। तो रियल में बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी या न तो बीपीएससी जो कहा जाता है वो त्रिस्तरीय परीक्षा है। तो इसमें सबसे पहला परीक्षा जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीटी की एग्जामिनेशन होती है। पीटी के बाद फिर क्या एग्जामिनेशन होती है, मेंस की होती है। फिर किन की एग्जामिनेशन होती है, ये इंटरव्यू की होती है। ये इंटरव्यू एग्जामिनेशन ये होती है। तो पीटी जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका आपको नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा। बट यू हैव टू क्वालिफाई दिस स्टेज। यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर मेंस देने के आप हकदार नहीं हैं। चलिए, पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आपको मौका मिलता है किस में जाने का, मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का। तो स्वाभाविक बात है कि ये पीसीएस एग्जामिनेशन है, राज्य स्टेट लेवल का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि बेहतर नहीं करेंगे, आपके पास यदि फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो फिर मेंस एग्जामिनेशन आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो ज़रूरी बात है, सबसे पहली बात ज़रूरी है, इसमें क्या होनी चाहिए, फैक्ट प्लस इसमें क्या होनी चाहिए, कंसेप्ट। ये जब बात आप जान जाएंगे तभी जा कर के आप परफेक्ट हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये परफेक्ट, तभी जा कर के आप परफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस एग्जामिनेशन का या सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, पीटी प्लस मेंस दोनों साथ होना चाहिए, टुगेदर। पीटी प्लस मेंस ये दोनों क्या होना चाहिए, पीटी प्लस मेंस पीटी प्लस मेंस ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा आपका, तो सबसे पहला बात, पीटी क्या कर देगा आपका जो फैक्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा। जो फैक्ट्स आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट मेंस एग्जामिनेशन, तो ये जो पीटी का चीज़ है, ये जो पीटी का फैक्ट है, पीटी का तथ्य है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फैक्ट प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट हो जाएगा। और जब फैक्ट प्लस कंसेप्ट होता है तभी आपका बैलेंस्ड होगा, तब आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट योर रिजल्ट विल कम, नो डाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप जानो। आप यदि लर्नर हैं, आप यदि इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे ये तैयारी करनी है, तो सबसे पहली बात आपको यही बात क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी ये कार्य चलेगा, अन्यथा यह कार्य संभव नहीं है। ये कोई हवा हवाई की बात नहीं है, इसमें बड़ी जुनून चाहिए, बड़ी लगन चाहिए, और साथ ही साथ थिंकिंग पावर चाहिए कि आपका क्या थिंकिंग पावर है, व्हाट्स योर थिंकिंग पावर, ये आप में है या नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझो।
जब आप इस बात को ध्यान से समझोगे तभी आप पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी व्हाट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशन, अदरवाइज इट विल बी ओनली ड्रीम। ओके, तो आइए प्लीज़ कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग पीटी की बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले पीटी का हम आपको क्या बता देते हैं कि व्हाट आर द सिलेबस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। आइए प्लीज़ कम ऑन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट what are the topic syllabus, what are the topic of this portion, what are the topic of this portion now let's see let's see first of all you should say syllabus of what मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये पाठ्यक्रम क्या है उसको देखिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसका मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे पहला सिलेबस में है, आपको पीटी के दृष्टिकोण से जानना पड़ेगा, ये है तुर्क। पहला है ये है तुर्क। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, ये तुर्क, ये तुर्क को देखना पड़ेगा। तुर्कास, ये क्या है, ये है तुर्कास, ये तुर्क है। तो तुर्क में दो चीज़ हम लोग देखेंगे। वी विल सी टू टॉपिक्स इन तुर्क। नंबर वन इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन इज दैट महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, and second is that is Muhammad Ghauri, that is Muhammad Ghauri, सेकेंड ईयर। तो ये दो चीज़ हमको देखना है, सिलेबस में आपका है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नंबर वन इज दैट महमूद गजनबी, एंड सेकेंड इज दैट इज मोहम्मद गौरी। तो ये है फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट टॉपिक ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट इज दैट गुलाम वंश, दैट इज गुलाम वंश। इसको कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। तो हम लोग आगे चलकर जब पीटी की क्लास चलेगी तब उसमें हम लोग बोलेंगे व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। जब हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन आई विल रीड और कंटिन्यू और स्टडी, ऑन दैट टाइम आई विल फोकस ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, थर्ड थिंग इज दैट इज खिलजी डायनेस्टी, दैट इज खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, that is Khilji dynasty. The fourth point is that Tughlaq dynasty. Fourth point is that is Tughlaq dynasty. That is Tughlaq dynasty. Fourth point is that Tughlaq dynasty. Tughlaq वंश, that is Tughlaq वंश, Tughlaq dynasty, Tughlaq dynasty,
that is Tughlaq dynasty, fourth. And fifth is that is Sayyad Vansh, right? That is Sayyad Vansh, Sayyad Vansh, Sayyad dynasty. And fifth is that is Lodi Vansh, Lodi Vansh, Lodi dynasty, Lodi dynasty. In this way we have seen सल्तनत पीरियड। तो ये क्या कहलाता है, यानी हम लोग शुरू करेंगे तुर्क से लेकर के करते हैं। तो एंड इसका कहाँ हो गया सल्तनत काल का, वो एंड इसका हो गया लोधी वंश में, इसका एंड हो गया। अब हम लोग सेकंड फेज में इसमें चलते हैं। व्हाट आर द सेकंड फेज ऑफ दिस मेडिवल हिस्ट्री। तो सेकंड फेज में हम लोग देखते हैं इसका कौन सा बात है भाई। व्हाट आर द सेकंड फेज ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकंड फेज में हम लोग देखते हैं, सेकंड फेज में यहाँ पर मुगल वंश, दैट इज मुगल वंश, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, that is Mughal dynasty. In Mughal dynasty, what will you read? What are the syllabus? What are the topic within this dynasty? As you know already, but I am saying you, number one is that is Babur, that is Babur, that is Babur. Second is that is Humayun, that is Humayun. Third is that is अकबर। हम इस जगह से शेरशाह को अलग करके ही लिखना उचित मानते हैं, नहीं तो उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये सूर्यवंश कैसे आ गया। तो सवाल ये है कि सूर्यवंश इस काल का नहीं, इसी काल का है, लेकिन इस वंश का नहीं है। इसीलिए आपको डायलेमा उत्पन्न ना हो, इस वजह से हम इसको सेपरेट करके ही उचित रखना मानते हैं। और जब ये सेपरेट करके आपके सामने परोसा जाएगा तब आप भली भांति समझ जाएंगे कि साहब इसको क्यों सेपरेट रखा गया। इसलिए हम यहाँ पर शेरशाह का नाम नहीं लिख रहे हैं और हम सीधे किस पर चले आ रहे हैं, अकबर के पास चले आ रहे हैं, राइट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ टॉपिक इज दैट इज जहांगीर, दैट इज जहांगीर, ये दैट इज जहांगीर। एंड फिफ्थ इज दैट, फिफ्थ शाहजहां, दैट इज शाहजहां, दैट इज शाहजहां। एंड सिक्स्थ इज दैट इज औरंगजेब, औरंगजेब, दैट इज औरंगजेब। तो आपने क्या देखा, व्हाट आर यू लुकिंग, आपने देखा कि ये सारे राजा लोग हैं, ये सारे बादशाह लोग हैं। तो कौन कौन बादशाह इसमें हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो ये हुआ मुगल काल का, ये बात है, राइट। अब हम लोग यहाँ से चल देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो अब हमको सीधी सी बात चलना है नेक्स्ट में, नेक्स्ट पॉइंट में हमको चलना है। यहाँ ये हम देखते हैं सूर्यवंश, ये क्या देख लेते हैं, ये है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश में जो हम लोग मोटे तौर पर पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह, ये शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह भी हमने अलग करके आपको दिखा दिया, टाइम पीरियड वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमको सेपरेट करके दिखाना उचित था, इसीलिए दैट्स वाई आई हैव सेपरेटेड दिस टॉपिक फ्रॉम मुगल डायनेस्टी।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग चल देते हैं विजयनगर चलते हैं, हम लोग चलते हैं विजय, ये है विजयनगर। यह विजयनगर भी आपको पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से इन दिस वे वी विल गो वेयर, हम लोग चलते हैं किस पर चलते हैं भाई, तो चलते हैं बहमनी, ये चलते हैं बहमनी, ये बहमनी पर चलते हैं। फिर यहाँ से हम लोग चल दिए, तब इसी में आप किसको थोड़ा देखिएगा, मराठा, शिवाजी का। हम पेशवा दिखाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पर आप मराठा को देख लीजिए। यहाँ पर ये मराठा, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मराठा को आपने देख लिया। फिर आप क्या देखोगे, व्हाट विल यू सी आफ्टर दैट, आप सीधी सी बात है भक्ति आंदोलन को आप यहाँ देखिए। ये है भक्ति आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन, ये रिलीजियस मूवमेंट को आप यहाँ पर देखिए। फिर नेक्स्ट में आप क्या देखोगे, तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई सूफी आंदोलन। यहाँ पर हम लोग क्या देख लेंगे, सूफी आंदोलन, ये है सूफी आंदोलन, दैट इज कॉल्ड सूफी आंदोलन। तो इसको हम लोग, ये सूफी आंदोलन है। तो इन दिस वे योर सिलेबस इज कंप्लीट, नो डाउट। आप बच्चे इसको ध्यान से देखिए। हमने कैसे बांट दिया, तो हमने इसको 3 खंड में बांट दिया। तो पहला क्या बांट दिया, तुर्क में बांट दिया, और फिर सल्तनत काल में हम चले आए, तो सल्तनत काल भी चले आए, फिर मुग़ल काल चले आए, फिर सूर्य डायनेस्टी में चले आए, फिर मराठा आए, फिर किस में चले आए, भक्ति आंदोलन में, फिर सूफी आंदोलन। यदि आप इतना पढ़ते हैं, इन सारे टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि पीटी का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरी मान्यता है। ऐसे तो आपके पढ़ाई पर निर्भर करेगा कि क्या आप पढ़ रहे हो, कितने मेमोरी में रख रहे हो, या यदि नहीं रखते हैं तो उस अवस्था में आपके सामने क्या होगी, एक समस्या होगी। इसलिए मेरा आपसे बच्चों से गुजारिश है कि सबसे पहली बात आप किसी विषय वस्तु को समझें, उनकी जानकारी हासिल करें, और क्या करें, और उसकी गहराई में जाएं। आपके अंदर जब कभी पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ। आपकी लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जिजीविषा होनी चाहिए, आपके अंदर उस चीज़ को कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बिगेस्ट मैटर इज़ दैट, कि आप में क्या होनी चाहिए, आप में एक धैर्य होनी चाहिए। आप इस बात को जानिए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो कोई सामान्य बात नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉमन मैटर। तभी यह भी तो बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, ज़रूरत है कि भाई आप में लगन है या नहीं है, ज़रूरत है आप वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। यदि आपने वस्तु स्थिति को समझा, टू द पॉइंट समझा, और उस हिसाब से यदि आप अपना कार्य शुरू करते हैं, तो फिर आपकी समस्या सदा सदा के लिए निदान हो जाएगा, एंड यू विल बी सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ बीपीएससी एग्जामिनेशन। और आपको इस दिशा में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नोबडी कैन स्टॉप यू टू गो अहेड इन दिस एग्जामिनेशन एंड टू मेक योर बिल्ड कैरियर, राइट, एक्सलेंट कैरियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर, वेरी बोल्ड कैरियर। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो आइए मैं अब आपको कुछ टॉपिक सुनाता हूँ, कुछ टॉपिक पर हम आपसे क्या करते हैं, ये बात करते हैं। अब हम कुछ टॉपिक पर आपसे बात करते हैं कि क्या आपका क्या टॉपिक है, इस बात को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी आप बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करिएगा तो उसमें देखिए पीटी होता है, राइट। और पीटी में क्या करना है, आपको जो गोला है उसको बढ़िया से कलर कर देना है, शुड बी वेल कलर्ड, राइट। सेकंड बात क्या है, सेकंड ट्रिपार्टेट एग्जामिनेशन की जब बात होती है तो सेकंड मैटर उसमें क्या चलता है, तो सेकंड मैटर चलता है मेंस एग्जामिनेशन। तो दूसरे चरण में जो होता है मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा आप तभी कर पाइएगा जबकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो। मस्ट बी एक्यूरेट कंसेप्ट ऑफ
एनीथिंग। जैसे सपोज दैट हम पढ़ा रहे हैं, तुर्क के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये तुर्क के संबंध में आपका मैटर बिल्कुल क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये तुर्क कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इसकी माने ज़रूरत है, क्यों उसने इंडिया पर हमला किया, क्यों अपना क्षेत्र विस्तार किया, ये कौन कौन लोग ऐसे थे। जैसे मान लीजिए कि गुलाम वंश है, सपोज दैट गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश इसको क्यों कहा गया, गुलाम वंश के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग जब करेंगे पीटी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला बात कि इसका प्रारंभिक दायरे को आप हमको समझ लेते हैं। इसका जो प्रारंभिक दायरा है इसको आप क्या करिए, समझ लीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास आखिर मध्यकालीन क्यों कहा जाता है। देखिए, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यहाँ से चलेगा, लेकिन कुछ इसका कॉमन फीचर है। और वो कॉमन फीचर में सबसे बड़ा भारी बात क्या है, इसमें सामंती व्यवस्था है। इसमें क्या है, सामंती व्यवस्था है। ये सामंती व्यवस्था है, इसमें ये क्या है, ये सामंती व्यवस्था है, फ्यूडल सिस्टम है। ये क्या है, ये फ्यूडल सिस्टम है। ये फ्यूडल सिस्टम से संबंधित इसमें क्या है, एक प्रकार से अध्ययन है। तो ये जो बात चलता है इसमें मूल रूप से इसी से संबंधित बातें की जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर आने से पहले हम लोग देखें कि क्या ये कौन सी बातें यहाँ पर है, इस बात को जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री का हम एक पहला थोड़ा सा एक कुछ बेसिक बात को, जो बेसिक मैटर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है, वो चीज़ मैं आपको रख रहा हूँ। देखिए कैसे है, उस बात को आप देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये रियाया होता है। ये क्या है, ये रियाया है। सबसे पहले नीचे में हम लोग लिखते हैं रियाया। ये क्या है, ये रियाया। तो रियाया का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये तो हिंदी में इसको आप कह सकते हैं, एंड नॉट इन अदर वर्ड यू कैन से दैट आम पब्लिक, जनता, कॉमन मैन, ले मैन, राइट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन मैन। ये है कॉमन मैन। इसी को हम लोग कहते हैं ले मैन। ये है ले मैन, कॉमन मैन, ले मैन। रियाया से जो ऊपर चलता है, तो यहाँ पर क्या चलता है, जब हम लोग रियाया से ऊपर चलेंगे तब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सुल्तान। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये सुल्तान। ये रियाया से जब हम ऊपर चलेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये सुल्तान। सुल्तान से जब हम लोग ऊपर चलेंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे खलीफा। ये क्या देखेंगे, ये खलीफा। खलीफा से जब हम लोग ऊपर चलते हैं तब ये क्या बनता है, देखिए ये एक सीक्वेंस है, राइट। एक पद सोपान एक तरह से आप कह सकते हैं, हायरार्की कह सकते हैं। तो खलीफा से ऊपर हम लोग जब चलेंगे तब यहाँ पर क्या है, पैगंबर। ये क्या है, पैगंबर। पैगंबर से जब हम लोग चलते हैं तब ये क्या हो जाता है, अल्लाह, राइट। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अल्लाह। ये है अल्लाह। तो अब ये जो रियाया है ये कॉमन मैन है, और सल्तनत जो सुल्तान है ये क्या है भाई, तो सुल्तान क्या है, ये सल्तनत का ये मालिक है, राइट। ये क्या है, सल्तनत का मालिक है। ये जो सुल्तान है तो किसका मतलब ये होता है, सल्तनत के मालिक। सल्तनत के मालिक, सल्तनत के मालिक को क्या कहा जाता है, सुल्तान। सुल्तान इसका मतलब हुआ, यहाँ सल्तनत का मतलब यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए, स्टेट।
राइट, इन इंग्लिश दैट इज स्टेट। स्टेट यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट वन हु इज द चीफ ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड सुल्तान, दैट इज कॉल्ड सुल्तान। थर्ड पॉइंट इज दैट इज खलीफा। खलीफा ये क्या है? ये है इस्लाम का प्रधान, इस्लाम का प्रधान, चीफ ऑफ इस्लाम। ये है, इसको आप कह सकते हैं चीफ ऑफ इस्लाम, चीफ ऑफ इस्लाम। ये चीफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा? इस्लाम। इस्लाम का ये प्रधान, ये खलीफा है। आज भी जो खिलाफत की बात करते हैं तो वो खिलाफत की बात इसी खलीफा से रिलेटेड है। ये तुर्की का बात है। तो अब जब हम लोग पढ़ाएंगे खलीफा का अंत कैसे हुआ, खलीफा की व्यवस्था कैसे समाप्त हो गई, खिलाफत कैसे समाप्त हो गया, तो ये आगे की कहानी है। लेकिन अभी आप केवल इस बात को समझिए। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह का दूत। पैगंबर का मतलब है अल्लाह का दूत। ये क्या है? अल्लाह। ये है अल्लाह का, ये अल्लाह का, ये क्या है? ये दूत। ये मैसेंजर ऑफ, ये क्या है? गॉड। ये अल्लाह का क्या कहलाता है? ये दूत है, मैसेंजर ऑफ ये गॉड। और अल्लाह क्या है? यही है सर्वोच्च शक्ति, यही है परम शक्ति, ये है ब्रह्म। इसी को हम लोग कहते हैं सर्वोच्च शक्ति। ये है सर्वोच्च, ये सर्वोच्च शक्ति, ये सर्वोच्च शक्ति। ये क्या कहलाता है? सुप्रीम पावर। ये क्या है? सुप्रीम पावर। ये सुप्रीम पावर, ये सुप्रीम पावर। यानी इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह नोबडी कैन डू एनीथिंग। हम जो कुछ भी करते हैं, व्हाट आई एम डूइंग, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं, हम गाते हैं, हंसते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, व्हाट एवर आई एम डूइंग, वी आर डूइंग, वो किनकी मर्सी से होता है? बाय द मर्सी ऑफ गॉड, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। यही कंसेप्ट है। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में कंसेप्ट यही चलता है। तो सबसे पहले हम यदि डाउनवार्ड से अपवार्ड की जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे रियाया। और रियाया के ऊपर कौन हो जाएगा? रियाया के ऊपर होगा सुल्तान। सुल्तान से कौन ऊपर हो जाएगा? खलीफा। और खलीफा से कौन ऊपर हो जाएगा? पैगंबर। और पैगंबर से कौन ऊपर हो जाएगा? अल्लाह। तो ये आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये क्या है? एक कंसेप्ट है कि भाई कैसे कैसे हायरार्की है, इसको मैंने आपसे कहा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, तो सुल्तान क्या है? तो सुल्तान बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला काम रेकोमेंडेशन चाहिए। किसका रेकोमेंडेशन चाहिए? तो रेकोमेंडेशन चाहिए खलीफा का। भाई ये क्या करेंगे? आपको रेकोमेंड करेंगे। उनकी अनुमति के बिना आपकी जो सुल्तान का जो पद है वह क्या नहीं हो पाएगा? तो सुल्तान का पद जो होगा वह वैध नहीं होगा। दैट विल नॉट बी लीगल। वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। इसीलिए रेकोमेंडेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलेंगे कि क्या सर ऐसा होना ज़रूरी है? तो मैंने कहा, हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने खलीफा से कोई अनुमति नहीं ली, डिडंट टेक एनी टाइप ऑफ परमिशन फ्रॉम खलीफा। जैसे मैं आपको बोलूं अलाउद्दीन खिलजी, इसने बिल्कुल नहीं लिया, बोला कि कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू टेक सच टाइप ऑफ परमिशन फ्रॉम खलीफा। उसने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक इसी प्रकार से अपने प्रारंभिक जीवन में अर्ली लाइफ, अर्ली फेज ऑफ क्या कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उसने प्रारंभिक काल में खलीफा को कोई मान्यता नहीं दिया। देयर वॉज नॉट एनी इम्पोर्टेंस ऑफ खलीफा बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक। उसके सामने खलीफा का कोई महत्व नहीं था। लेकिन बाद में उसने जा कर के क्या किया? खलीफा को बुलवा करके अपने पद का, अपने स्टेट का रिकमेंडेशन करवाया।
वो अलग बात है। तो ठीक हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई खास मान्यता नहीं थी कि होना ही चाहिए। अगला, ये जो पैगंबर है, तो पैगंबर साहब का मतलब ही है कि भाई ऐसा व्यक्ति जिन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर जो अल्लाह है, सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम पावर है, इनविजिबल पावर है, उनके साथ उनका क्या हो, एक संपर्क हो, और उनको तपस्या के समय या ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि उनको माने समाधि के समय उनको एक तरह से इनका एहसास हुआ हो कि साहब हमने ये चीज़ आपको दिया है, आई हैव गिवन सच एंड सच मैटर, कब मेडिटेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। तो ये बात मैंने आपको कहा, तभी जाकर के वो क्या है, पैगंबर है। आफ्टर दैट ही इज़ या ही वॉज व्हाट, प्रॉफिट ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अल्लाह क्या है भाई, हमने अभी अभी कहा है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हाट इज़ अल्लाह या व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अल्लाह। इसका मतलब भी होता है, इट मीन्स दैट सच ए पर्सन, सच ए पावर, सच ए इनविजिबल पावर, सुप्रीम पावर, who controls all things of the world. It means that eternal power, supreme power, invisible power, और आप ऐसा कह सकते हैं माइटी पावर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कि जो संपूर्ण संसार को क्या करता हो, संभालता हो, यही क्या है, ये पावर है। तो इस प्रकार से आपने इस कंसेप्ट को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल गो नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर कौन सी बात है, इस बात को आप यहाँ पर देखिए, हम कौन सी बात बताने जाते हैं। खैर, हमने आज आपके सामने इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में पेश हो रहे हैं। तो इसमें आपको देखना क्या चाहिए, आप बच्चों को, आप जब वीपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो जो भी हो, अभी तो 67वीं आप तैयारी करेंगे, ठीक, जो न्यू कमर्स होंगे या जो बच्चे इसमें असफल होंगे, फिर उनके लिए 68वीं आएगा, फिर 69वीं आएगा, यानी क्रमशः सो ऑन रेस्पेक्टिवली एग्जामिनेशन विल कम ईयर बाय ईयर। तो ये चीज़ आप कैसे, तो इस पर आप जरा सा ध्यान देखिए। जब कभी भी ये पीटी एग्जामिनेशन है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। आप क्या समझ लीजिए भाई, हमने सिलेबस बता दिया, अब आप इसको समझ लीजिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को आप क्या करिए, समझिए। तो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें मोटे तौर पर जो क्वेश्चन दिया जाता है, रफली क्वेश्चन विल कम, वो कैसा होता है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 इज दैट कॉमन क्वेश्चन, नंबर 1 इज दैट इज कॉमन क्वेश्चन, that is common question. Second is that is conceptual question, and third is that is bouncer question, बाउंसर क्वेश्चन। तो अब हमको ये देखना है कि सर आप कह रहे हैं कि ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1 इज दैट इज कॉमन क्वेश्चन, सेकंड इज दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड थर्ड इज दैट इज बाउंसर क्वेश्चन। क्या इनका विशेषता है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम कैसे समझेंगे, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो आइए प्लीज़ कम ऑन पॉइंट, हम इसको आपके सामने परोसते हैं। देखिए, तो जब आप सबसे पहले आप कॉमन क्वेश्चन को देखिएगा, तब आपको लगेगा ये कॉमन क्वेश्चन में ये कौन सी बात है। देखिए, तो हम पहला डील करते हैं, मान लेते हैं ये कॉमन क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन। देखिए, कॉमन क्वेश्चन, तो याद रखिए इनकी संख्या अधिक होती है। याद रखिए, मान लेते हैं
150 क्वेश्चन है, राइट। बीपीएससी के पीटी में 150 क्वेश्चन होता है, तो उनमें इनकी जो संख्या होगी तकरीबन हम समझते हैं ये 50 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन 50 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जो एकदम फैक्ट पर आधारित हो, सच ए क्वेश्चन विच डिपेंड फुल्ली कंप्लीटली ऑन फैक्ट। इसमें कोई कंसेप्ट ना हो। यदि आप जान रहे हैं तो आप हल करेंगे, और नहीं जान रहे हैं तो कंसेप्ट आपका काम नहीं करेगा। ये ऑनलाइन क्या कहते हैं, ये वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, बहुत छोटा सा बीपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम ये बात लिख दें, हम यदि ये बात लिख दें कि भाई गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। देखिए ये है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। ये है वास्तविक संस्थापक कौन थे। देखिए एकदम शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, अभी हम कोई इस पर आपको नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधी बात हम ये लिखते जा रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो नंबर ए में आपको ऑप्शन दे, ये ए में दे देगा। हम इसको लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हम यहाँ पर लिख दिया, हम इसको लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हम लोग लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। हम बी में लिख देते हैं, बी में लिखते हैं इल्तुतमिश। हम बी में लिख देते हैं इल्तुतमिश। बी में लिखते हैं इल्तुतमिश। सी में हम लिख देते हैं, सी क्वेश्चन में हम लिख देते हैं बलबन। हम डी में लिख देते हैं, डी में लिखते हैं रजिया। हम डी में लिख देते हैं ये रजिया। देखिए ये डी में हमने लिख दिया, ये डी में ये है रजिया। ये है रजिया। और एक क्वेश्चन आपका आता है ई, ये है नन ऑफ दीज। हम लिख देते हैं नन ऑफ दीज। ये नन लिख दिए, नन ऑफ दीज। हमने ये बात लिख दिया। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, राइट। अप्लाई योर ब्रेन कि साहब ये क्या कॉमन क्वेश्चन में हो सकता है। तो अब यहाँ पर यदि कोई लड़का है तो वो तो सीधी सी बात जानता है कि भाई गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं, तो वो कुतुबुद्दीन है। लेकिन देखिए एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, वन वर्ड इज गिवन हियर, दैट इज वास्तविक, रियल फाउंडर। देखिए ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, दैट इज, वो क्या है, दैट इज रियल फाउंडर। ये क्या है, रियल फाउंडर। तो जो रियल फाउंडर है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि कॉमन नहीं है, ये सामान्य नहीं है। तो रियल फाउंडर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फाउंडर। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके काल में इस सत्ता का, इस वंश का काफ़ी विकास हुआ हो, यह क्या हो, चरम पर चला गया हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल फाउंडर। तो रियल फाउंडर कौन थे यहाँ पर, गुलाम वंश के इल्तुतमिश थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ना होकर के क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो ये भाई आपका क्या है, दीज आर कॉमन क्वेश्चन। तो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, ये अच्छा होता है, ये इससे आपका क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन चलते हैं।
अब हम लोग चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, राइट। इसमें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। जैसे नाइब ए मुमालिकात पद, जैसे हम लोग लिखे नाइब ए मुमालिकात, नाइब ए मुमालिकात पद का मूल कार्य क्या था। नाइब ए मुमालिकात पद का मूल कार्य क्या था, मूल कार्य क्या था, क्या था। देखिए, यह भी क्वेश्चन है, नाइब ए मुमालिकात पद का मूल कार्य क्या था। तो देखिए, हम लिखते हैं नंबर 1, सत्ता संचालित करना, सत्ता को संचालित करना। देखिए, संचालित करना। बी में हम लिख देते हैं आपको, बी में सुल्तान की शक्ति पर, सुल्तान की शक्ति में कमी लाना, सुल्तान की शक्ति में कमी लाना। सी में लिखते हैं, सी में लिख देते हैं समस्त कार्यों पर निगरानी रखना, निगरानी रखना। और डी में हम लिख देते हैं, डी में लिख देते हैं इनमें से सभी। हम सीधा सीधे लिख देते हैं, सभी जगह नहीं है, इस वजह से हमने लिख दिया सभी। अब देखिए, चूंकि एक कंसेप्ट पर आधारित है, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन कंसेप्ट। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बेझिझक इसको मार देंगे, नहीं तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, सत्ता को संचालित करना, ठीक है, जब ऊंचे पद पर है तो स्वाभाविक बात है कि सत्ता जो होगा इसके द्वारा हैंडल किया जाएगा, तो ये बात तो राइट है। अच्छा, सुल्तान की शक्ति में कमी लाना, तो भाई ये बात, यही जो एक्यूरेट मैटर होगा, यही एक्यूरेट मैटर है। और ये जो समस्त कार्यों की निगरानी रखना, सभी तो सब तो है, लेकिन सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज दैट, आंसर इज दैट, वो क्या है, वो है सुल्तान की शक्ति में कमी लाना। तो ये देखिए, सब आपको एक ही तरह दिख रहा है, लेकिन यही क्या है, रियल इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दिस वे, ये क्या है, ये है क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं, लास्ट पॉइंट इज दैट इज बाउंसर क्वेश्चन, दैट इज बाउंसर क्वेश्चन। तो जो बाउंसर क्वेश्चन है, ये जो बाउंसर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बाउंसर, ये क्या है, ये है बाउंसर क्वेश्चन, ये है बाउंसर क्वेश्चन। तो बाउंसर क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस बात को सुनिए। कभी कभी आप बच्चे, तो आपके जीवन का सबसे पॉपुलर खेल, इम्पॉर्टेंट गेम ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ क्रिकेट। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो कभी कभी कोई बॉलर ऐसा बॉल फेंकता है तो आप कहते हैं भाई ये तो बॉल बाउंस कर गया, यानी नो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बॉल। तो भाई यही चीज़ है कि बाउंसर क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। यानी यदि हम मानते हैं कि 150 क्वेश्चन है, उसमें बहुत करेगा तो 6-7 क्वेश्चन होगा। तो 6-7 क्वेश्चन का मतलब होता है, या 4-5 क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब ये है, ऐसा क्वेश्चन जो सामान्य ना हो, असामान्य हो, बेकार की बात हो, ऐसे क्वेश्चन पर
हमको फोकस नहीं डालनी चाहिए। क्यों? ऐसे क्वेश्चन पर फोकस डालने से हमारा समय बर्बाद तो होगा ही, साथ साथ हम रिजल्ट भी दे नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मान लेते हैं ऐसा कह दिया जाए कि हम ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसे इसको लिखिए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई पुंड्रवर्धन, ये पुंड्रवर्धन, ये पुंड्रवर्धन का संबंध किससे है? किससे है? पुंड्रवर्धन का संबंध किससे है? तो देखिए, यदि आप इसको जान रहे हैं तो श्योर बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह एक क्या है? प्लेस है, यह एक जगह है। कहाँ का ये जगह है? तो हम इसको सीधी सी बात कह दें कि ए नंबर हम क्वेश्चन दे दें। पुंड्रवर्धन का संबंध किससे है? तो हम ये लिख सकते हैं कि राज्य से है। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये राज्य से हम लोग लिख सकते हैं, ये राज्य से, ये राज्य से है। हम इसको बी लिख सकते हैं कि भाई किसी जीव से है। हम इसको सी में लिख सकते हैं कि भाई इसका संबंध स्थूल काय से है, स्थूल काय से है। हम डी में लिख सकते हैं, हम डी में लिख सकते हैं महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल से है, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र से है, व्यापारिक केंद्र से है, व्यापारिक केंद्र से है। तो इसमें आप देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो हम ऐसा नहीं आप रटने लगेंगे कि कोई भी ऐसा स्थल है जो पूरे तीनों काल में महत्वपूर्ण हो व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो हम इसका रटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? बाउंसर। या इससे भी आप यदि दूसरा सटीक एग्जामिनेशन और देखना चाहते हैं तो इसको और तरीके से देखिए, और तरीके से इसको आप देखिए। जैसे हम आपको दें कि लेग हॉर्न, लेग हॉर्न देखिए, ये है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न का संबंध किससे है? लेग हॉर्न का संबंध निम्न में से किससे है? ये निम्न में से किससे है? किससे है? तो हम लिख देते हैं ए। ये लिखते हैं भैंस की प्रजाति से है, भैंस की प्रजाति से है, प्रजाति से है। हम लिख देते हैं बी, मुर्गी के प्रजाति से है, मुर्गी की प्रजाति से है, प्रजाति से है। हम तीसरा लिख देते हैं सी, क्या भाई? हम लिख देते हैं गाय से, गाय की प्रजाति से है, प्रजाति से है। हम लिख देते हैं डी, हम लोग लिखते हैं नन, सीधा लिख देते हैं नन। तो इसमें अब इस प्रकार की सबों की प्रजाति रटना ये तो बहुत कठिन काम है, इसलिए ये सब बातें बेकार की बात है। इस रियल में इसका आंसर क्या है? ये मुर्गी प्रजाति का है, यानी इसी से ये रिलेटेड इसका संबंध है। तो आज हम लोग इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? मध्यकालीन भारत के इतिहास का हमने क्या देखा? सिलेबस देखा, फिर उससे संबंधित कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट समझा, और फिर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न का क्या टाइप है इसको हमने देखा। प्रश्न को कितने भागों में बांटा गया, कैसे कॉमन क्वेश्चन हुआ, कैसे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, और किस आधार कैसे ये बाउंसर क्वेश्चन हुआ, इसको हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आज
मैं आपके सामने यहीं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे आई विल से समथिंग मोर। ओके, थैंक यू।